तो अब तक हम लोगों की कोर जावा के जर्नी में बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए और अपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी वेरिएबल्स की। ठीक है, जिसमें हमने आपको दो वेरिएबल्स बताएं, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक के बारे में बाद में बात करेंगे, हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल आपको समझ में आया, इंस्टेंस वेरिएबल, एक्सेस मॉडिफायर भी हमने आपको क्लियर किया प्रोटेक्टेड को छोड़ के, बाकी हमने बता दिया था। ठीक है, अब चूंकि आप वेरिएबल समझ गए, ठीक है, मेथड समझ गए, बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए जावा में, तो वेरिएबल से रिलेटेड एक और चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि होती है टाइप कास्टिंग। जावा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है टाइप कास्टिंग। ठीक है, क्या होता है भाई टाइप कास्टिंग? देखिए, कई बार हमें नीड पड़ जाती है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की, है ना। तो टाइप कास्टिंग जावा में एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम एक वेरिएबल या एक डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टाइप कास्टिंग, ठीक है, टाइप नाम से सुना टाइप है, उसको कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग इन जावा is the process of process of what? Converting। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल को फ्रॉम वन डेटा टाइप टू एनदर। वेरिएबल लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक डेटा टाइप को एनदर डेटा टाइप लिखोगे तो भी चाहिए ठीक है, तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल सकता है, बट घुमा फिरा के बात इतनी सी है कि एक डेटा टाइप अगर दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, देन उसको हम बोलेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको बोला जाता है कि यार एक एक क्वेश्चन है जिसमें ग्रेविटी की वैल्यू, बेसिकली ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है जी की? 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8। है ना। यस लेकिन सर। कभी कभी हमसे बोला जाता है कि नहीं यार, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो अब ये जो वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं कि भाई एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई डबल या फ्लोट वैल्यू है, और ये इंटीजर वैल्यू है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू कहीं से आ रही होती है वो मान लीजिए फ्लोट में है, या मान लीजिए वो डबल में है, और हमको उसको वापस से इंटीजर वगैरह में कन्वर्ट करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या इंटीजर को फ्लोट में किया जा सकता है? कौन सा डेटा टाइप किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ठीक है, यही इसी को हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग में। तो टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो टाइप कास्टिंग के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देर आर टू मेन मेन टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। अच्छा, एक बात और बता दें, टाइप कास्टिंग सिर्फ प्रिमिटिव में वर्क नहीं करती है ना टाइप कास्टिंग प्रिमिटिव में भी वर्क करेगी, नॉन प्रिमिटिव में भी वर्क करेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई, अभी तो ऑब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो उसको तो कोई बोलने का मतलब ही नहीं है, लेकिन एक समझ लो कि अभी तो हम प्रिमिटिव ही डेटा टाइप पढ़े हैं। हम अभी मान लीजिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई डबल वैल्यू है, डबल वैल्यू को आपको हम इंट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, या आपको हम फ्लोट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, या आपको हम लॉन्ग में कन्वर्ट करके, ऐसे आप कर सकते हो। मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट हो सकता है तो ये तो बात हो गई भाई प्रिमिटिव की लेकिन इसके अलावा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा के अंदर जो आगे हम पढ़ेंगे, नॉन प्रिमिटिव्स में भी काम किया जा सकता है। अभी नॉन प्रिमिटिव में काम कैसे होगा उसको हम आगे चल के समझेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर मुझे एम्प्लॉय में कन्वर्ट करना है, अभी आपको ये बिल्कुल ऊपर से जम करेगा कि ये क्या बोल दिया आपने। ठीक है, इसीलिए हम ये सब चीज़ें न लिखते हुए हम बस आपको समझा दे रहे हैं कि टाइप कास्टिंग इन जावा इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव बोथ, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव बोथ।
अभी प्रिमिटिव सीख लेंगे, जब हम लोग अपना ऊप्स वगैरह पढ़ लेंगे तब तो पूरा अच्छे से नॉन प्रिमिटिव में काम कर लिया जाएगा। तो हम ये बता रहे थे कि दो मेन टाइप होता है टाइप कास्टिंग का। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं पहला या दूसरा कोई बोलो, वाइडनिंग। ठीक है, एक होता है वाइडनिंग, वाइड NING, ठीक है, और दूसरा होता है नैरोइंग, नैरोइंग। ये दो तरीके के होते हैं। वाइडनिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। वाइडनिंग मतलब छोटे डेटा टाइप को बड़े में डालना, ठीक है, इसको हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ही बोलते हैं, इम्प्लिसिट वाइडनिंग या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। और नैरोइंग को हम लोग एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब ये समझना पड़ेगा कि भाई वाइडनिंग क्या होता है और नैरोइंग क्या होता है। आइए हेडिंग डालते हैं। वाइडनिंग का मतलब ये हो गया कि जब हम छोटे वैल्यू को बड़े, मतलब छोटे डेटा टाइप को एक बड़े डेटा टाइप में पुट करते हैं, ठीक है। व्हेन व्हेन कन्वर्टिंग व्हेन कन्वर्टिंग a smaller data type into larger data type, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर टू हायर, है ना, लोअर टू हायर प्रिसीजन भी बोला जाता है। तो ये हो गया एक सिंपल एकदम, हम ज़्यादा टेक्निकल वोकैब यूज़ नहीं करेंगे, अभी आपको समझना है चीज़ें, ठीक है। तो स्मॉलर डेटा टाइप को अगर हमें लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, अगर हम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे इम्प्लिसिट या वाइडनिंग टाइप कास्टिंग हो रहा है, ठीक है। जब अगर आपको वाइडनिंग टाइप कास्टिंग करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अलग से कुछ कोड नहीं लिखना है, ये कंपाइलर खुद ही कर देता है, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट भी बोला जाता है। तो ये लिख सकते हो कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट या ऑटोमेटिक कन्वर्जन लिख देता हूँ बाय द कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर ये खुद कर देगा। जब आप छोटे डेटा टाइप को बड़े में डालोगे तो कोई लॉस नहीं होगा डेटा का। मतलब मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, अब उस एक गिलास पानी को जग में डालोगे तो पानी कम हो जाएगा क्या? जाहिर सी बात है, कम नहीं होगा, तो डेटा आपका उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप नैरोइंग करते हो, बड़े डेटा टाइप को अगर छोटे में डालते हो, अगर एक जग पानी को हम छोटे ग्लास में डालेंगे तो ग्लास भरने के बाद जो बचा पानी है वो तो वेस्ट हो जाएगा, गिर जाएगा बाहर। तो जब भी हम नैरोइंग करते हैं, किसी बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, डेटा लॉस होता है, ठीक है। बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आप ग्लास और जग का एग्जांपल लें तो समझ जाएंगे। पर वाइडनिंग में डेटा लॉस नहीं होता, क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो छोटा अगर छोटी कोई वैल्यू है तो बड़े डेटा टाइप की रेंज भी बड़ी होती है। छोटे बड़े मतलब रेंज के हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो डेटा लॉस, कोई डेटा लॉस नहीं होगा, बिकॉज ठीक है, लार्जर टाइप्स कैन होल्ड, है ना, कैन होल्ड ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉलर टाइप्स। सिंपल सी बात है भाई। लॉन्ग में क्या बाइट की वैल्यू आ सकती है? आ सकती है। लॉन्ग में शॉर्ट भी आ जाएगा, लॉन्ग में इंट भी आ जाएगा, तो कोई डेटा लॉस नहीं होगा। अब ये समझना है कि कौन सा डेटा टाइप किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक सीरीज लिख देता हूँ, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास बाइट है सबसे छोटा, है ना, बाइट है सबसे छोटा। आप बाइट को कन्वर्ट कर सकते हो, एक मिनट, बाइट को कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा क्यों आ रहा है यार, ठीक है, बाइट को आप कन्वर्ट कर सकते हो शॉर्ट में, छोटे से बड़ा हो गया। शॉर्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंट में, इंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो लॉन्ग में। हमने पहले बताया था लॉन्ग जो जो हमारे डेसिमल सॉरी नॉन डेसिमल वाले होते हैं, इनकी रेंज होती है, इसके बाद वाली जो है रेंज बहुत हाई होती है। तो लॉन्ग का जो डेटा होगा, अब आप उसको फ्लोट में भी रख सकते हो, और फ्लोट वाला डेटा आप डबल में भी रख सकते हो। और ये करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक कंपाइलर कर देगा। तो पहला ये जान लें आप। इसमें कौन सा प्रिमिटिव छूट गया? कैर और बूलियन। अब कैर को कैसे करेंगे भाई? अगर आपके पास कोई कैर डेटा टाइप है, ध्यान समझिएगा बिल्कुल, अगर आपके पास कोई कैर डेटा टाइप है तो अब कैर किस में कन्वर्ट हो सकता है? ठीक है, तो
कैर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में जाना चाहिए, इंट में जाना चाहिए ना। कैर हमेशा इंट में जाएगा, और फिर इंट किस में जाएगा, फिर वो यहीं से शुरू हो जाएगा, इंट का लॉन्ग जाएगा, और लॉन्ग का फ्लोट जाएगा, और फ्लोट का डबल। ये आप ध्यान रखेंगे दो चीज़ें। ठीक है, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सर मैं सर हाँ, सर सर कैर को स्ट्रिंग में नहीं कर सकते? कैर को स्ट्रिंग में, कैर को Yes, स्ट्रिंग में sir. हाँ उसको सर। उसको टाइप कास्टिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, वो फिर दूसरा तरीका हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर क्लास में हम टू स्ट्रिंग मेथड चलाते हैं, यस सर। है ना। तो ठीक। वो समझ तो गया। वो तो एक तरह का मतलब वो भी टाइप कन्वर्जन ही होता है, उसको बेसिकली पार्स करना बोल सकते हो आप, हाँ, डेटा पार्सिंग। ठीक। है ना। अभी हम नॉन प्रिमिटिव वाले सीन नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बिल्कुल प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं। अभी नॉन प्रिमिटिव करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। वो सब आगे हम सीखेंगे, जैसे आपको स्ट्रिंग के साथ कैसे डील करना है। कई बार हम स्ट्रिंग को इंटीजर में करते हैं, कई बार कैरेक्टर को करते हैं, वो सब करेंगे आगे चल के। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको आइए थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे। जैसे एक सिंपल तरीके से अगर हमने देखा जाए, तो मेरे पास मान लीजिए एक बाइट वैल्यू है, बाइट बी, बाइट या v1 कर लेते हैं, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 100। अब भाई साहब छोटी वैल्यू है, बड़ी में डालना है तो आराम से हो सकता है, इंट वेरिएबल 2 इज इक्वल टू v1, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा एक्स्ट्रा, भाई v2 में v1 को डाल दिए, दैट्स इट, खत्म। अगर आप v2 को सेस आउट करेंगे तो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, नो डेटा लॉस, v2। ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हो रहा है वाइडनिंग, है ना, वाइडनिंग बोल सकते हो आपको यहाँ पे, वाइडनिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, और मैं लिख देता हूँ टाइप कास्टिंग। वाइडनिंग या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पे हो रहा है। इम्प्लिसिट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने सीधा v1 को उठा के v2 में डाल दिया, ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसी तरह आप और भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाइट को लॉन्ग में डाल के देख लो, होगा सारा, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने वाली ये है कि ठीक है, ये वाली सीरीज तो समझ में आ रही है, कहाँ गया भाई, बाइट को शॉर्ट में डाल दो या इंट में डाल दो, किसी में डाल दो, ये तो समझ में आ रहा है। कैर को अगर इंट में डालेंगे तो क्या होगा, ये मज़ेदार होने वाला है। देखिए, एक कैर है, कैर वेरिएबल 3 इज इक्वल टू, कोई कैरेक्टर ले लेते हैं हम a। अब कैरेक्टर को अगर मैं किसी इंट में डालूं, ठीक है, मान लो मैंने डाला शॉर्ट, या इंट में डालेंगे ना, इंट v4 इज इक्वल टू v3, ये हमने डाला, कैरेक्टर को हमने किस में डाल दिया, एक इंट में डाल दिया। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास, तो मैं आपको बता दूं कि जावा के अंदर जितने भी, मतलब जितने भी आपके पास स्पेशल सिंबल्स, कैरेक्टर्स, जितने भी नंबर्स हैं, इन सब का एक डिजिटल फॉर्मेट पहले से लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग। कैरेक्टर इनकोडिंग, कैरेक्टर इनकोडिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लो, फिर हम बैक आएंगे अपने इस पे। ठीक है, कैरेक्टर इनकोडिंग समझ ली तो ये भी समझिए। कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर नंबर के फॉर्म में डेटा ट्रैवल होता है ना, 0 1 के फॉर्म में डेटा ट्रैवल होता है। तो अगर मेरे पास कोई भी कैरेक्टर है, हाय है, हेलो है, कुछ भी है, वॉटेवर, उसको डिजिटल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, एंड डिजिटल फॉर्मेट को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो कैरेक्टर इनकोडिंग होता क्या है, कैरेक्टर इनकोडिंग एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम कैरेक्टर्स को उसके न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, इट इट इज अ या इट इज वे ऑफ कन्वर्टिंग ना, या ऐसे लिखो, इट इज इट इज वे टू कन्वर्ट कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर इनटू इट्स न्यूमेरिक या डिजिटल फॉर्म, कुछ भी लिख दो, अपने को डेफिनेशन बनाना है न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है,
अब न्यूमेरिक फॉर्म में हमें क्यों कन्वर्ट करना है भाई साहब? क्यों? इसलिए करना है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डेटा ट्रैवल होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में ही होता है। तो यहाँ लिखता हूँ बिकॉज बिकॉज इन कंप्यूटर इन कंप्यूटर सिस्टम डेटा ट्रैवल्स इन डिजिटल फॉर्मेट। ये आप ध्यान रखें, डिजिटल फॉर्मेट में डेटा ट्रैवल होता है, इसीलिए कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक्स बनाई गई हैं। ठीक है, आपका जो भी आप कैरेक्टर वगैरह लिखते हो वो इंटरनली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और आप मैनुअली कन्वर्ट कर भी सकते हो कैरेक्टर इनकोडिंग अगर जान लोगे तो। अभी कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होता है हमने ये बताया। अब कैरेक्टर इनकोडिंग कई टाइप के होते हैं, है ना। कैरेक्टर इनकोडिंग कई, जैसे हमने आपको बताया कि भाई फ़ैन क्या होता है, फ़ैन होता है भाई हवा देने वाला। अब फ़ैन भी कई टाइप के होते हैं, टेबल फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन होता है ना। तो इसी तरह कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होता है भाई, ये एक तरीका है, एक तरीके का नाम है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कैरेक्टर को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, अब कैरेक्टर इनकोडिंग कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग कैरेक्टर इनकोडिंग को सपोर्ट करती है। जावा कौन से कैरेक्टर इनकोडिंग को सपोर्ट करती है भाई साहब? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जावा, या ऐसे लिख देते हैं कि हाँ ठीक है, जावा सपोर्ट्स यूनिकोड। जावा किसको करते हैं? यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग। जो लोग पहले कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि एक आस्की भी होती है कैरेक्टर इनकोडिंग, है ना। C++ होती है सर। हाँ आस्की। तो आस्की और यूनिकोड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आस्की में जनरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, जावा तो भाई यूनिकोड करती है। क्या जावा आस्की को सपोर्ट करती है? यस, जावा सपोर्ट्स सपोर्ट्स आस्की कैरेक्टर इनकोडिंग, ये तो करती है, बट यहाँ पे आप समझें एज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड। मतलब क्या है, ध्यान समझो। आस्की जो कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक्स बनाई गई, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यार? अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसे ही कुछ होता है ना, देख के बता देना यार। यस अमेरिकन, सर, यस सर। हम भूल गए यार, तो फुल फॉर्म वगैरह भूल जाते हैं हम। स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरव्यू में जाने से पहले ये सब थोड़ा सा फुल फॉर्म आप देख के जाया करें। कभी कभी थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप के एचआर होते हैं ना, इसे फुल फॉर्म पूछने लगते हैं। भाई तुमको फुल फॉर्म से क्या मतलब है यार, काम करवाओ ना, कोडिंग आती है अपने को। तो अब ये आस्की जो है ये है क्या? देखिए आस्की बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है या टेक्निक है जिसके अंदर सिर्फ इंग्लिश को कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, मतलब ये जो है ये लिमिटेड है, लिमिटेड टू इंग्लिश एंड स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स। इंग्लिश वगैरह है, स्पेशल सिंबल्स वगैरह आस्की के अंदर मिल जाएंगे आपको। मतलब आस्की ये बताता है कि अगर इंग्लिश वर्ड ए है, देखिए ध्यान से, आस्की बताता है अगर इंग्लिश वर्ड ए है तो उसका डिजिटल फॉर्मेट या न्यूमेरिक फॉर्म होगा 65। अगर आपका अल्फ़ाबेट ए है तो इसका न्यूमेरिक या डिजिटल फॉर्म होगा 97। ये कौन बताता है? आस्की बताता है। बट अगर कोई आस्की से पूछे कि आस्की ये बताओ क का क्या होगा, क जानते हैं, क ख ग घ हिंदी वाला, तो यस ये सर, यस कंफ्यूज सर। हो जाएगा। Yes, sir. फिर अरबी होता है, अलिफ बे ते, आप लोग पढ़े कि नहीं आई डोंट नो, अलिफ से शुरू होता है। अब इसका क्या होता है नहीं पता। इसी तरह बहुत सारे लैंग्वेजेस है, कन्नड़ का कोई है तो कोई कन्नड़ का अल्फ़ाबेट बता दो, कोई मराठी है तो आप मराठी का बता दो अल्फ़ाबेट। हर लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको उनका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई, न्यूमेरिक फॉर्म। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में जितने एप्लीकेशन बनने वो इंग्लिश में ही बनने भाई, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है। आप गल्फ में चल जाओ, वहाँ आपको हर दुकान में सॉफ्टवेयर्स में अरबी ही दिखेगा। आप कन्नड़ा चल जाओ, हर जगह जहाँ देखोगे गोल 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 लिखा रहता है, समझ में ही नहीं आता है कुछ, हर जगह कन्नड़ रहता है।
अब मराठी में देख लो, जितने भी कोटेशन होते हैं मराठी में लिखे हुए होते हैं। तो मतलब अपन भाई हिंदी वाले हैं, नॉर्थ वाले, तो अपने को लगता है हिंदी इंग्लिश, फिर बाहर में भाई हिंदी सुनना ही नहीं चाह रहा है कोई। साउथ में तो बहुत सीन है हिंदी को लेके, ज़्यादा नहीं बोलेंगे बवाल हो जाएगा। साउथ में तो बहुत सीन भी है। खैर, तो आस्की जो है वो लिमिटेड है। आस्की के पास इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का जो मतलब डेटा है वो बहुत कम है। वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को, कुछ स्पेशल सिंबल्स वगैरह को कन्वर्ट करता है। लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं यार, मैं अदर लैंग्वेज स्पेनिश भी करूं, जर्मन भी करूं, कन्नड़ भी करूं, अरेबिक भी करूं, मराठी भी करूं, तो यूनिकोड सबको सपोर्ट करता है। मतलब आप कह सकते हो ऐसा, अगर पेंट में मैं बोलूं कि अगर अगर ये हमारा आस्की है तो ये हमारा यूनिकोड है। समझ गए? यहाँ पे इंग्लिश भी है, इंग्लिश को भी कन्वर्ट करने का तरीका है। और यूनिकोड के अंदर इंग्लिश तो है ही है, साथ में हिंदी, तमिल, तेलुगु, समझ रहे ना, ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया आस्की और ये हमारा हो गया यूनिकोड। तो जावा क्या अगर जावा यूनिकोड को सपोर्ट कर रहा है तो क्या जावा आस्की को सपोर्ट नहीं करेगा? कर रहा है सर। कर ही रहा Yes, है, sir. बट एज अ सबसेट। ये सुपर सेट हो गया ना, ये एज अ सबसेट कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कि कहाँ गया, ये तो हटाते हैं। तो जावा सपोर्ट्स आस्की कैरेक्टर इनकोडिंग एज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात ठीक रहेगा। मैंने 3 पॉइंट आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं, बात करते हैं कि ठीक है, तो अब हमें जानना भी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी। देखो ये याद करने वाले, हर चीज़ समझी नहीं जा सकती। अब क ख ग घ का डिजिटल फॉर्मेट क्या होगा ये याद ही ना किया जा सकता है, समझोगे कैसे यार? हाँ, एनालॉगी लेके कहीं से समझ गए तो बात अलग है, याद करने वाली चीज़ है। तो एक चीज़ तो अपने आप लोग एकदम दिमाग की गहराइयों में डाल लें, क्योंकि कोडिंग राउंड में या ऐसे बहुत जगह पे बहुत यूज़ आएगा इस चीज़ का। आपको हमेशा ए से जेड का अपर केस में और लोअर से ए से जेड का याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन आएंगे जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ए अपर केस में ए का होता है 65 और ये जाएगा, बी का हो जाएगा 66, 60 सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो ए का अपर केस में ए का 65, 65, देन अपर केस में बी का 66, देन 67, 60, जेड का हो जाएगा 90 ऐसे। और लोअर केस में शुरुआत होता है 97 से और जाएंगे अब लोअर केस में बी का हो जाएगा 98, लोअर केस में सी का हो जाएगा 19, सो ऑन कहाँ तक जाएगा 122 तक। तो ये आपको डिजिटल फॉर्मेट अपने कम से कम अल्फ़ाबेट का याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। तेलुगु, तमिल, मराठी, क ख ग घ, हिंदी वगैरह का नहीं कोई पूछता है, इंग्लिश का पूछता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो, सर इसको कन्वर्ट सर कैसे करेंगे सर इसको? हाँ वो तो अभी हम सिखाएंगे ना, वो तो अभी हम सिखाएंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि भाई थियोरेटिकल बताया कि हाँ कैरेक्टर इनकोडिंग जावा कौन सी सपोर्ट करता है। अभी ये सब इंटरनली होगा यार, हमें तो बस पहले थ्योरी समझ लेना है, बाकी करेंगे और इंटरनली हो जाएगा वो। आइए करके अब बताते हैं आपको, इधर आइए। यही तो हम कर रहे थे यहाँ पे, वही समझाने के लिए भी वो थ्योरी बतानी पड़ी। अब देखिए ए है, अब कोई भी कैरेक्टर आपने ले लिया ए। अब ए को अगर आप डालोगे इंट में तो जाहिर सी बात है कि कैरेक्टर तो भाई इंट में स्टोर हो नहीं सकता, बट हम जानते हैं कि हर एक कैरेक्टर का एक न्यूमेरिक, एक डिजिटल फॉर्म होता है, बिकॉज जावा सपोर्ट्स व्हाट, कैरेक्टर इनकोडिंग। यूनिकोड एज अ कैरेक्टर इनकोडिंग जावा सपोर्ट करता है। तो ए किस में कन्वर्ट होगा बताएं आप हमें? 65 में, अभी बताया था हमने 65 से 90। Yes, sir. तो 65 में कन्वर्ट हो जाएगा और हम अगर V4 को प्रिंट करेंगे तो हमें 65 मिलेगा। देखिए, अब आप ये भी सोच सकते हैं इसका क्या यूज़ हो सकता है। इसका बहुत तगड़ा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कैरेक्टर इनकोडिंग वगैरह। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा ऐसा बोलेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ऐसे कुछ पैराग्राफ होगा, मान लो ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, कुछ भी हम ऐसे लिख रहे हैं। चलो भाई, ये
अब बोल देगा इसमें कुछ नंबर्स बीच में घुसा देगा, कुछ स्पेशल सिंबल घुसा देगा ऐसे, ठीक है, और बोल देगा कि इस पैराग्राफ में कितने कैरेक्टर हैं गिन के बताओ। अब एक तो ऐसे कि प्रोग्राम लिखो गिनने का, तो हम क्या करेंगे, हम भाई इसको लूप में लगाएंगे और जो भी कैरेक्टर 65 से 90, मतलब जो भी कैरेक्टर ये वाली रेंज में आएगा हम समझ जाएंगे वो अल्फाबेट है ना। ये भाई 65 से 90 और 97 से 122 जो भी इस रेंज में आएगा हम उसको काउंट कर लेंगे। वो सिखाएंगे आगे चल के, अभी हम समझा रहे हैं कि भाई यूज है, ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। खैर, तो ये आपने समझा कि भाई कैरेक्टर को भी कन्वर्ट किया जाता है। अब इंट में रखना है, लॉन्ग में रखना है, कैर से बड़ा किस में भी रख दो, इंट में लॉन्ग में, आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपको 65 यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वाइडनिंग, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा सिंपल। तो वाइडनिंग में आपने ध्यान दिया कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हम सिंपल डायरेक्ट कैरेक्टर को इंट में डाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अंदरूनी हो जाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ, प्रोग्राम वाइडनिंग, छोटे से बड़ा। अब नैरोइंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नैरोइंग की बात कर लेते हैं, आइए इसको उठाते हैं यहाँ से। नैरोइंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आप लोग को कुछ नॉइज वगैरह आ रहा है फैन वगैरह का? क्लियर है एकदम? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है ना, ठीक है, मतलब माइक सही काम कर रहा है। नैरोइंग, नैरोइंग मतलब होता है कि भाई अगर हम किसी बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में डाल रहे हैं, इसमें दिक्कत हो। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गए, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गए। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि बाइट वाइट तो हमने कर दिया डबल तक, कैर को हमने उठा के डबल तक डाल दिया, बूलियन किसी में भी नहीं होगा, है ना। नो वाइडनिंग कन्वर्जन, नो वाइडनिंग कन्वर्जन फॉर बूलियन। ये ध्यान रखिए कि बूलियन में ट्रू फॉल्स होता है ना, वो कैसे फिर इंट विंट में कन्वर्ट कर, बिकॉज इट इज नॉट अ न्यूमेरिक टाइप, बिकॉज या पूरा ही लिख देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट न्यूमेरिक टाइप। तो बूलियन वाला सीन आप ध्यान रखें कि ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और यही चीज़ भाई नैरोइंग के लिए भी सेम रहेगा। तो यही मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और नैरोइंग में भी बूलियन वाला काम नहीं होगा। जी कहिए। सर यहाँ पे लॉन्ग को फ्लोट में चेंज कर सकते हैं ना? कहाँ पे? हाँ, लॉन्ग को फ्लोट में कर सकते हैं। सर लॉन्ग का साइज होता है 8 बिट ना, देखिए तो साइज पे फ्लोट आप का जा साइज रहे हैं, होता है हमने 4 हमने बिट। क्या बताया, रेंज लॉन्ग की छोटी होती है, फ्लोट की ज़्यादा होती है। ओके सर। हाँ, हमें साइज पे नहीं जाना है, हमें रेंज पे जाना है ना। रेंज मैटर ओके करेगी। सर। जी, तो ये हो गया नो वाइडनिंग कन्वर्जन फॉर बूलियन बिकॉज इट इज़ नॉट। हाँ चलो, ये भी, इसके लिए भी ये बात ट्रू है। नैरोइंग में भी नो नैरोइंग कन्वर्जन, बूलियन में कुछ नहीं होगा ना, तो मैं लिख देता हूँ पहले से ये बात। चलो अब नैरोइंग को समझ लो कि भाई नैरोइंग क्या होता है। तो नैरोइंग में वही, अगर हम किसी बड़े डेटा टाइप को छोटे में डाल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि क्या लिख दें, व्हेन कन्वर्ट, या ऊपर वाला ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कॉपी कर लेते हैं। चलो यहाँ से उठाया हमने और थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, व्हेन कन्वर्टिंग अ लार्जर डेटा टाइप इनटू स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर, जब आप लार्जर को स्मॉलर में करोगे, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें, नॉट ऑटोमेटिक डन बाय कंपाइलर, नॉट, या मैनुअल, ऐसे लिख देते हैं, मैनुअली वी हैव टू कन्वर्ट, ठीक है। लिख देते हैं नो ऑटोमेटिक या नॉट ऑटोमेटिकली,
ठीक है, मैनुअली आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये उधर हो गया था, ऑटोमेटिकली सी हो गया, चलो ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि एक बड़े, मान लो आपने एक डबल में एक बड़ी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, और डबल को फ्लोट में डालोगे तो जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि डबल में डेसिमल के बाद 14, 15, 16 भी मिलता है, और फ्लोट में वही 5, 6, 7। तो कहीं ना कहीं अगर डबल की वैल्यू को फ्लोट में डालोगे तो डेटा लॉस आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान देना। तो रिस्क ऑफ डेटा लॉस होता है यहाँ पे, रिस्क ऑफ डेटा लॉस, बिकॉज लार्जर, या क्या लिख दें, या ऐसे कर सकते हैं, larger types cannot hold all values of because smaller types cannot hold all values of larger types। जाहिर सी बात है भाई, छोटा डेटा टाइप सारी लार्जर वैल्यू की मतलब सारी लार्जर डेटा टाइप की वैल्यू रख सकता है अपने पास। सोचिए खुद ही, मेरे पास एक सपोज कर लो डबल है, या मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, डबल वेरिएबल 1 इज इक्वल टू क्या कर लें, 199 पॉइंट, ध्यान देना, 98765432 ये है हमारे पास, ये डबल है। सिस आउट किया हमने, सिस आउट V1। अब आप देखेंगे V1 में यहाँ तो लफड़ा होगा। अच्छा अभी क्या लफड़ा होगा, अभी कन्वर्ट करेंगे तब। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नैरोइंग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नैरोइंग, ठीक है, नैरोइंग। और नैरोइंग को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अपने से कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी डबल की रेंज ज़्यादा होती है, आपको हमने पहले बताया है, ठीक है, डेसिमल के बाद भी ज़्यादा वैल्यू लेता है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटे में डालना चाह रहे हैं। तो छोटे में डालेंगे तो डेटा लॉस तो होगा ही होगा। एंड V2 में अगर हम V1 को डालेंगे, और ये ऑटोमेटिक भी नहीं होगा, वो एरर आ रहा है। तो अब V1 को फ्लोट में करना है तो सिंटेक्स क्या यूज़ करोगे, आप लगाओगे ब्रैकेट और यहाँ लिखोगे फ्लोट लाइक दिस। तो दिस इज़ द वे, एंड देन आप बोलेंगे V2। मतलब यहाँ पे हमने मैन्युअली किया, हमने यहाँ बताया कि V1 को फ्लोट में कन्वर्ट करो। पहले अपने आप हो रहा था, वो चीज़ बताना नहीं पड़ रहा था जब हम वाइडनिंग कर रहे थे, पर नैरोइंग में बताना पड़ेगा। एंड देन अब आपकी जो वैल्यू कन्वर्ट होगी, देखिएगा V2 में क्या आएगा, V1 में क्या आएगा। क्या डेटा लॉस हुआ है, हो रहा है ना डेटा लॉस। अब इसी को अगर मैं वैल्यू को इंट में होल्ड कर दूं, इसी सेम V1 को इंट में होल्ड कर दूं ना, देखो और डेटा लॉस हो जाएगा। इंट V3 इज इक्वल टू V1। अब इम्प्लिसिट तो होगा नहीं, तो इंट में करने के लिए ब्रैकेट लगा के इंट करेंगे। ऐसे ही आप सारे में करके देख सकते हो। एंड हाँ जी पूछिए। सर वो डबल में सर उतना करेक्ट वैल्यू इसलिए आता है क्योंकि डबल सर ज्यादा मतलब करेक्ट वैल्यू देता है। जी जी फ्लोट से डबल देता हाँ, ज़्यादा अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो डबल में जाएंगे। डेसिमल के बाद आपको 15 से 16 तक मिल है। जाता है, बट फ्लोट में उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। अगर आपको कम एक्यूरेसी चाहिए तो फ्लोट आप यूज़ करें, क्योंकि अननेसेसरी डबल आपका 8 बाइट खा जाएगा फिर। तो एक्यूरेसी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो यूज़ करें फ्लोट, बहुत बेहतर है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे जब किया ना इंड में, तो अब तो पूरा डेसिमल ही खा जाएगा, डेटा लॉस तगड़े से होगा आपका। लो भाई 199 ही आ रहा है, डेसिमल वाला पूरा खा गया। भाई डेसिमल कहाँ से घुसेड़ोगे इंट में आप। तो इसको हम लोग बोलते हैं नैरोइंग, ठीक है। अच्छा हाँ, एक कैरेक्टर वाला मेन होता है, ठीक है। और भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है, जो हम लोग आगे चल के जब और डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, पार्स वगैरह करना होगा, वो सब चीज़ें भी सीखेंगे कि पार्स वार्स कैसे होता है। जब बोल रहे थे कि कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट वगैरह करेंगे, वो सब चीज़ें सीखेंगे आगे चल के। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर। अगर मेरे पास मान लीजिए, अच्छा रुकिए, मैंने तो इसका आपको फ्लो ही नहीं बताया ना, यहाँ फ्लो पहले बता दें आपको। चलिए पहले फ्लो ज़रूरी है आपको समझने के लिए। तो कौन सा किस में कन्वर्ट होगा पहले ये तो बताना पड़ेगा ना। तो डबल है, डबल फ्लोट में हो जाएगा, है ना भाई। नैरोइंग डबल फ्लोट में हो गया। यस सर। उसके बाद फिर फ्लोट हो जाएगा लॉन्ग में, लॉन्ग हो जाएगा इंट में, फिर शॉर्ट में। ये आप मतलब फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट
एन शॉर्ट हो गया बाइट। एक तो सीरीज ये बन गई आपकी, यहाँ डबल का डी लोअर केस में होगा बिकॉज प्रिमिटिव में सारा लोअर केस अल्फाबेट होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डबल से एंड तक जाएं, डबल से एंड तक जाएं और नैरो करके इसको कैर में कन्वर्ट कर दें, तो ये दो आपका बनेगा, ठीक है, फ्लो। ये दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो हम एंड को कैर में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। रिस्क ऑफ डेटा लॉस बिकॉज स्मॉलर टाइप्स कैन नॉट होल्ड ऑल वैल्यूज ऑफ लार्जर टाइप्स। छोटा भाई बड़े का कहाँ से सारा होल्ड करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर वाले में घुसते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नैरोइंग कर रहा हूँ। मतलब मैं पहले एक इंट बनाता हूँ, इंट v4 इज इक्वल टू नैरोइंग मतलब हो गया बड़े से छोटा ना। तो मान लो मैंने बनाया 97, ठीक है। अब इसको मैं कैर में अगर होल्ड करूं, कैर v5 इज इक्वल टू v4, ये देखिए। अब देखिए ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, इससे पहले ऑटोमेटिक हो रहा था ना। जब हम कैर बनाए थे ए और उसको इंट में होल्ड कर रहे थे तो कुछ एरर नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं नैरोइंग। ये कर दिया आपने, कैर लगा दिया। अब v5 को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा A, सर ए आएगा, ए आएगा। ए आएगा अपर सर। या लोअर? सर लोअर आएगा। lower, तो ये lower, आपको ध्यान देना small, है। हाँ, जब भी आप कैरेक्टर को आप टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से बड़ा कर रहे हैं, चाहे वाइडनिंग कर रहे हैं, चाहे नैरोइंग कर रहे हैं, फिर आपको वही ध्यान देना है कि भाई यूनिकोड हमें क्या बताता है। तो यूनिकोड के अंदर आस्की एज ए सबसेट मिल जाता है, तो हम जानते हैं भाई कि अल्फ़ाबेट का ये होता है। और अगर आपको देखना है क ख ग घ ये सब चेक करना है ना, आप इंटरनेट पे जाएं और यूनिकोड की पूरी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। यूनिकोड की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। मेरे पास पड़ी तो नहीं होगी ये वाले लैपटॉप में, दूसरे में तो होती। चलो देखा जाए एक बार। यूनिकोड की पूरी लिस्ट मिल जाती है, यूनिकोड लिस्ट जावा। सर लेकिन अच्छा सर, उसका जैसे कि इसमें फ्लोट का, जैसे सर इसका 4 ही बाइट है सर, उसका तो लॉन्ग का सर 8 बाइट है। वही हमने फिर से बोला ना, आप नहीं ध्यान दे रहे हैं भाई। बाइट से मतलब नहीं, रेंज से मतलब होता है। लॉन्ग की रेंज ज़्यादा बड़ी होती है या फ्लोट की रेंज ज़्यादा बड़ी होती है? सर फ्लोट की सर मतलब उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन सर उसका अलग होता है सर। हाँ, नहीं वो सब छोड़िए, रेंज बताइए। लॉन्ग की रेंज ज़्यादा बड़ी होती है, फ्लोट की रेंज ज़्यादा बड़ी होती है? सर फ्लोट की ज्यादा होती है। बस हमें रेंज देखना है। तो फ्लोट में बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग में यस सर। उसे कम कर सकते हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। देखिए यहाँ पे कितना सारा है, पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है यार यहाँ पे। कौन सी लैंग्वेज है यार ये, तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है ये लैंग्वेज। ये क्या है, ये लैटिन है, कुछ लैटिन क्या कॉर्नर, पता नहीं क्या क्या लिखा है। देखा जाए इसमें क ख ग घ कहाँ गया अपना। अरे ये आया ना भाई, देवनागरी अ आ ई उ है ना। तो पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये सब आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये सब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा यूनिकोड है। यूनिकोड में इतना नहीं हो, सॉरी आस्की में इतना नहीं होता, देख रहे हो। ये आई थिंक तेलुगु चल रहा है अभी, देखो तेलुगु चल रहा है। तो ये मैं आपके इसमें डाल देता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, हालांकि नीड नहीं है आपको अभी फ़िलहाल के लिए। प्रोजेक्ट बनाओगे, अब कभी मान लो कि कोई कन्नड़ के प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो या कोई तमिल के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे नीड है कि यार डेटा आपको इसमें ऐसा तेलुगु वेलुगु का सीन अगर आता है कहीं से, मान लो या फ्रंट एंड से यूज़र से कोई तेलुगु डेटा आ रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे, तो उस समय आपको यूज़ पड़ेगा। अभी तो आपको यूज़ कुछ नहीं पड़ने वाला है, जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आप ये वेबसाइट हम डाल दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं यूनिकोड लिस्ट, यूनिकोड चार्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने सीखा कि भाई किस तरीके से हमारा नैरोइंग होता है और किस तरह से वाइडनिंग होता है, ठीक है। नैरोइंग में सर उसका सेम डाटा टाइप सब वहाँ पे सब ब्रैकेट में सर डालना ही पड़ेगा सर, डालना ही अगर उसको पड़ेगा, नहीं सर तो कन्वर्ट एरर करना आएगा। हो। डालना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। उसी को तो हम बोलते हैं ना एक्सप्लिसिट, खुद से कर रहे हैं। अगर नहीं डालना पड़ता तो अच्छा सर। इम्प्लिसिट बोलते हैं। जी। तो ये हो गया हमारा।
ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है ऊप्स शुरू करने से पहले, ताकि ऐसा ना हो कि फिर हम ऊप्स पढ़ रहे हैं और ये छोटी-छोटी चीज़ें बीच में आके डिस्टर्ब करें हम लोगों को। इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें कवर कर दी। एक लास्ट चीज़ बची है, जो कि हमें चाहिए ऊप्स से पहले समझ लेना ज़रूरी है, जो कि है हमारा ऑपरेटर्स इन जावा, है ना? चलो आ जाओ, ऑपरेटर की बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, ऑपरेटर्स इन जावा। हालांकि ऑपरेटर देखो बहुत सारे हैं, और सारे ऑपरेटर पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है अभी आपको। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे ऑपरेटर पढ़ने की नीड है नहीं आपको। जो ऑपरेटर आपको अभी यूज पड़ेगा, उन ऑपरेटर्स की हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर अभी यूज नहीं पड़ेगा आपको। बिट वाइज तो शायद पढ़े भी ना, क्योंकि कंपनी में एक स्टूडेंट है हमारे, उनको 4 साल का एक्सपीरियंस, उनको आज तक बिट वाइज ऑपरेटर की नीड नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी को फ्रेशर में ही नीड पड़ जाए। प्रोजेक्ट वैसे जैसे प्रोजेक्ट पे बैठोगे उस पर डिपेंड करता है। तो ऑपरेटर बहुत सारे हैं। सबसे जो कॉमन ऑपरेटर हैं जो हर बंदा यूज करेगा जो जावा या लैंग्वेज पढ़ेगा, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आ जाएगा? प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। जानते हैं सब लोग मॉड्यूलस को छोड़ के, आई थिंक ना। हमने नहीं बताया, शायद आप लोग पहले से जानते हो तो बात अलग है। हमने तो मॉड्यूलस अभी नहीं बताया आपको। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, कोई हमें बताएगा अगर जिसको पता हो? gives the remainder देता रिमाइंडर है। देता है ना, बची हुई वैल्यू। जैसे अगर यस हम सर। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आएगा? कितने बार में जाएगा? 5 बार में। जीरो 2 5 ज़ा 10, जीरो है ना? 2 5 ज़ा 10 होगा। तो भाई बचा कितना? बचा जो है वो 0। तो अगर 2 डिवाइड बाई, अगर आप 10 करते हो, सॉरी 2 डिवाइड बाई 10 है, 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 आएगा। लेकिन अगर आप करते हो 10 मॉड्यूलस 2, तो 0 आएगा। समझ गया ना? अभी मॉड्यूलस का चक्कर क्या है, मतलब मॉड्यूलस ये बताता है कि भाई डिवाइड करने के बाद बचा कितना, रिमाइंडर कितना बचा। ये सिंपल सा सीन है। ये एक चीज़ हमने आपको अभी नहीं बताई थी, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने किया इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, इंट b इज इक्वल टू 2, इंट c इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b, ठीक है। एंड इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, बट ठीक है। एंड यहाँ पे 10 मॉड्यूलस टू 0 आया। वही अगर हमारा ये 11 होगा, तो भाई 2 5 ज़ा 10, एक बच जाएगा, रिमाइंडर एक बचेगा, तो एक मिल जाएगा। तो मॉड्यूलस ये आप समझें कि अच्छा भाई ये होता है मॉड्यूलस का सीन। चलो इसको पहले ऐड कर लें हम। बाकी तो ऑपरेटर आप जानते ही हो, इसमें तो कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं। इसके बाद और भी ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या हो सकता है भाई साहब? जैसे कि मतलब रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा जो कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, है ना? जैसे हमारे सोसाइटी में बहुत होता है, अक्सर लोगों को रिलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तू ऐसा वो ऐसा, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर वही काम करता है। जैसे डबल इक्वल टू, मतलब ये क्या करेगा? दो डेटा को या दो वेरिएबल को कंपेयर करेगा कि क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं है। पता ही है आप लोग को ये सब, ठीक है। इसी तरह नॉट इक्वल टू, है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा। इसी तरह ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, फिर स्मॉलर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब चीज़ें। चलो ये भी आप जानते हो, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। फिर एक आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमने पहले ही पढ़ा दिया है। एंड, और, कहाँ गया, और ये एंड नॉट, ये तो हमने अपने इफ एल्स में पढ़ लिया था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने नहीं पढ़ा अभी, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आप बोल सकते हैं कि इट इज अ शॉर्ट वे टू राइट सिंपल इफ एल्स। इट इज अ शॉर्ट वे टू राइट
सिंपल इफ एल्स, एक एक इफ और एक एल्स आपको बिल्कुल सिंपल इफ एल्स अगर आपको बनाना है तो आप इस इफ एल्स को न बना करके टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे भाई साहब? देखिए किस केस में करेंगे, कब करेंगे, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। आपके पास एक नंबर है a इक्वल टू 10, दूसरा नंबर है इंट b इक्वल टू 20। आपको इन दोनों में से वो नंबर प्रिंट करना है जो बड़ा है या जो छोटा है, जो आपकी मर्जी। चलो जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है, या जो छोटा है चलो उसको प्रिंट करते हैं, तो हमें 10 आना चाहिए। अब आप देख के ना कर दें कि सिस आउट ए, प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम को ये समझना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सिंपल, आप इफ लगाएंगे, बोले अगर ए बी से छोटा है तो ए को प्रिंट कर दो, है ना। अगर ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब बी ए से छोटा है। हम मान के चलें कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तो एल्स में सिस आउट यहाँ पे बी प्रिंट कर दिया। तो अगर ए से, अगर इसमें बताइए आउटपुट क्या आएगा, आप खुद बताएं हमें, हम क्या एक्सप्लेन करें इसको। सिंपल सा प्रोग्राम है, क्या आएगा आउटपुट? 10 आएगा। बी बी आएगा आउटपुट। बी कैसे आएगा हो? नहीं, छोटा बड़ा बता रहे थे सर। हाँ, अच्छा तो 10 आएगा आउटपुट, ठीक है, परफेक्ट है। क्योंकि भाई क्या ए बी से छोटा है? यस, ट्रू हो गया, ए प्रिंट हो गया। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसको 100 कर लूँ तो सर 20 आ जाएगा। 20 तो आ सर जाएगा। बी आएगा सर। अच्छा, अगर दोनों को 20 कर लें तो क्या दोनों नहीं आएगा? सर उसको पता ही नहीं चलेगा, एल्स चलाने के बाद ना फिर इफ वाला कंडीशन फेल नहीं होगा सर, तब भी। ए आएगा सर। नहीं सर, एल्स वाला ही 20 चलेगा। है। एल्स ही चलेगा तो 20 ही तो आएगा उसमें भी। हम भी कंफ्यूज ही कर रहे हैं आप लोग पहले को। कंफ्यूज हो जाएगा इससे तो। कंपाइलर कंफ्यूज जाएगा। देखो कितना आंसर मिल गए छोटे से प्रोग्राम में, इफ एल्स में। यही होता है इंटरव्यू में, एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम में 3 आंसर मिल गए। कंपाइलर कंफ्यूज, ए और बी सब मिल गया आंसर। सिंपल सा बात है भाई। ए बी से छोटा है, क्या 20 से छोटा है? आप बताइए। नहीं, तो एल चल जाएगा, खत्म सर कहानी ना। सर रन टाइम इरर हो जाएगा क्या? अब देखो भाई चौथा आंसर भी मिल गया। अरे भाई साहब, ए 10 है और बी 20 है, सॉरी ए 20 है और बी भी जी 20 है, तो क्या 20 से छोटा होता है? जी सर। नो नो सर। सर, नहीं, तो कंडीशन जब कुछ फॉल्स भी नहीं होगी। आएगा इक्वल सर, होता कुछ है। भी नहीं आएगा लो, सर, पांचवा कुछ भी आंसर। नहीं अब आएगा सर। पांचवा आंसर मिला हमें। अभी तो 4 मिला था, पांचवा आंसर भी मिल गया। थोड़ी देर और रुक जाओ सर, और भी आएंगे अभी। अरे भाई साहब इतना सर वही एल्स में आएगा सर। हाँ, एल्स में आएगा ना भाई साहब। इफ, जब ये इफ हमारा फॉल्स हो रहा है तो ये बी प्रिंट होगा हमारा। यस सर, इसीलिए सर कंडीशन बनाया गया है सर। हाँ, तो खैर चलो, ये तो कंफ्यूजन के लिए, मतलब कंफ्यूज करने के लिए हम पूछ रहे थे आप लोग से। खैर, तो अब हमने क्या किया भाई, हमें ए 10 है, बी 20 है, हमें जो छोटा है वो प्रिंट करने का सिंपल प्रोग्राम लिखा, काम हो गया। अगर सिर्फ आपको यही करना है कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, उनमें आपको कोई एक नंबर को प्रिंट करना है जो बड़ा या छोटा है, अगर ऐसा काम है ना, तो टर्नरी ऑपरेटर से बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो मैं इसी कोड को कितने शॉर्ट में करूंगा, देखो आप कैसे करूंगा। मैं लिखूंगा ए क्या मेरा बी से छोटा है, ये हो गई कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो टर्नरी ऑपरेटर में, बेसिकली ऑपरेटर हमारे पास 3 ऑपरेटर इसमें लगाए, बेसिकली 2 ऑपरेटर होता है, 3 प्लेसेस होते हैं। तो एक प्लेस हो गया, और एक लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क, और एक लगाते हैं हम कोलन, ठीक है। मैं फिर सिंटेक्स लिख दूं पर ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ होता है कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ वो वैल्यू होती है जो ट्रू आने पे मिलनी चाहिए, और यहाँ वो वैल्यू होती है जो फॉल्स आने पे मिलनी चाहिए। ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स होता है। अब देखो हमने लगाई कंडीशन a लेस देन b। a लेस देन b पे मुझे क्या चाहिए? a चाहिए ना। एक मिनट, पहले मैं इसको नीचे a और b ले लूं, ठीक है। तो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, ठीक है। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी, a लेस देन अगर b है, ठीक है, तो इसका मतलब भाई मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे a लिख दूंगा,
ठीक है, सिंपल से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी लिख के सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब आप समझे यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर हमेशा एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू भेजेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू भेजेगा। तो भेजेगा तो भाई होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे RES। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है। मतलब पता ये चला कि टर्नरी ऑपरेटर पहले कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू RES में आ जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली आ जाएगी। समझ में आया? यस सर, यस। अब RES को प्रिंट कर यस लीजिए। सर। अब देखिए यहाँ पे वही 10 आ जाएगा, आपका 10 छोटा है, सिंपल। और वही अगर मैं इसको 100 कर दूं तो आप बोलेंगे ए बी से छोटा है? नहीं यार, ए बी से तो छोटा नहीं है, इसका मतलब बी छोटी है, तो आपको बी मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के बगल वाली वैल्यू जो है वो कंडीशन के ट्रू होने पे मिलेगी, कोलन के बगल वाली जो वैल्यू, बाद वाली वैल्यू, वो कंडीशन के फॉल्स होने पे मिलेगी। तो ये सिंपल इफ एल्स का रिप्लेसमेंट आपने एक लाइन में कर दिया, और यहाँ पे अगर आप रन करेंगे तो अब बी की वैल्यू मिलेगी 20। तो वापस से मैं इसको 10 ही कर लेता हूँ, जैसा ऊपर एग्जाम्पल है। ध्यान रहे, आप बोलेंगे फिर हमें इफ एल्स कब यूज करें? ध्यान रहे टर्नरी ऑपरेटर में अगर मान लीजिए ऐसा हो, अगर मान लीजिए ये कंडीशन हो, मैं आपको एक इसका फ्लॉज बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा करना हो कि भाई अगर a लेस देन b है तो आप प्रिंट करो a इज लेस देन b, और अगर भाई ये लेस है तो आप प्रिंट करो b इज लेस देन a। तो ये ऐसे काम कर जाएगा। बढ़िया लग रहा है ना? बट ये यहाँ पे नहीं होगा काम। अगर आपको ऐसे प्रिंट करना है ना तो नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न ही कर सकते हो आप, यहाँ सिस आउट नहीं डाल सकते आप, क्योंकि सिस आउट क्या, इसको कैसे होल्ड करोगे यार इसमें? समझ रहे हो ना? कंडीशन के, यस सर। हाँ, कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाली जो जगह होती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आके इसमें होल्ड होती है, सिस आउट थोड़ी जाके होल्ड होगा। तो ध्यान रहे, ऐसा अगर आपको फिर भी करना है तो पॉसिबल है, फिर आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा इस तरह से, स्ट्रिंग रिटर्न करके, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो कि हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो सीखेंगे, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये रिटर्न बस प्रिमिटिव करेगा कि नॉन प्रिमिटिव भी हाँ, करेगा? वही हम भी बोल रहे थे ना, नॉन प्रिमिटिव भी कर सकता है, हम स्ट्रिंग भी रिटर्न करवा सकते हैं, a इज लेस देन b, और यहाँ पे चलो आपने पूछा है तो हम बता ही देते हैं, लेकिन हम चूंकि स्ट्रिंग नहीं पढ़े हैं ना हम लोग अभी, इसलिए हम स्ट्रिंग पे मूव नहीं करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम कर सकते हैं स्ट्रिंग RES। ये नॉन प्रिमिटिव हो गया। अब RES को प्रिंट करोगे तो काम हो जाएगा। बट एक्चुअल में देखो तो सिंपल से प्रिंट करने वाला काम को हमने कितना लंबा बढ़ाया, पहले उसको उठा के एक वेरिएबल में डाल रहे हैं, फिर प्रिंट मार रहे हैं। तो कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं, लेकिन चूंकि अभी स्ट्रिंग नहीं पढ़े हो ना तो छोड़ दो इसको भी। आपका डाउट तो क्लियर हो गया ना कि प्रिमिटिव भी कर, नॉन प्रिमिटिव भी कर सकते हैं रिटर्न। यस सर। तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू घुसेगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू घुसेगी। तो ये सिंपल इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है, लेकिन हमेशा ये यूज नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में, फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपल के लिए ठीक है, बाकी आपका इफ एल्स तो एवरग्रीन कंसेप्ट है। अच्छा, इसको और शॉर्ट कर सकते हो, इतना ही नहीं भाई साहब, और भी छोटा करें इसको हम। देखिए, कमेंट किया, पेस्ट किया, ये वाली लाइन हम हटा लेते हैं, और ये वाला उठा लेते हैं कट मार के, और सीधे सिस आउट के अंदर डाल लेते हैं। ये देखिए, अब बोलेंगे ये क्या हुआ भाई साहब? देखिए हुआ क्या, कंडीशन ट्रू होगी तो ए की वैल्यू प्रिंट रिटर्न होगी, और रिटर्न होकर कोई वेरिएबल में होल्ड नहीं किया, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया है। याद है जब मेथड से वैल्यू आती थी तो हम डायरेक्ट प्रिंट मार देते थे बिना वेरिएबल में होल्ड किए? किया है क्या हमने ऐसा कभी? यस सर। जी सर। है ना? तो बस वही काम समझ लीजिए कि जैसे ही ए आया सीधा प्रिंट मार दिया, अगर फॉल्स होगी तो बी आएगा सीधा प्रिंट हो जाएगा। तो एक लाइन में हमारा काम हो गया। तो सिंपल इफ एल्स का रिप्लेसमेंट आप इससे करेंगे। लेकिन वही अगर इफ एल्स कॉम्प्लेक्स है, अंदर 10 लाइन के कोड आप लिख रहे हो, एक लाइन चलो है तो वो भी स्ट्रिंग से किया जा सकता है, लेकिन आप इफ के अंदर 10 लाइन का कोड लिखे हो, एल्स के अंदर 20 लाइन का कोड लिखे हो, मल्टीपल चीज़ें की हो, तब ये काम नहीं आएगा। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट कि भाई ऐसा होने पे ये प्रिंट करो, वैसा होने पे ये प्रिंट करो। अगर ऐसा एकदम सिंपल है, एकदम ही सिंपल अगर इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो आप टर्नरी ऑपरेटर के साथ जाएं, आपका काम बहुत शॉर्ट में निपट जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर हम लोगों ने जान लिया, चलिए इसको भी यहाँ लगा लेते हैं। बाकी तो इतना ही हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद जो है बिटवाइज ऑपरेटर हैं, तो उसकी अभी आपको कोई नीड नहीं है। बिटवाइज और बिटवाइज एंड बिटवाइज नॉट, वो सब ऑपरेटर की यूनरी ऑपरेटर वगैरह की कोई नीड नहीं है आपको अभी। अभी तो आप इसमें ही पूरा उलझे रहिए, ठीक है, इसमें ही आप काम करते रहिए। हाँ, एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे ऊप शुरू करने से पहले, जो कि है जावा का सिंपल सा नंबर सिस्टम। आप सोचेंगे बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं भाई, 5 मिनट का टॉपिक है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स की बात चल रही है, डेटा टाइप्स की बात चल रही है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जावा नंबर, NUMBER ना, नंबर सिस्टम। जावा के अंदर अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो 4 तरह के नंबर सिस्टम यूज होते हैं। पहला डेसिमल, ठीक है, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल एंड चौथा हेक्साडेसिमल। डेसिमल में कितने नंबर आते हैं भाई साहब? 0 to 9। 10 तक, 9 अरे तक सर, 10 9 वाह राजा। 9 तक सर। बाइनरी में 0 और 1। ऑक्टल में यार 0 0 7 सर, 0 से लेके 7। 7 तक। और हेक्साडेसिमल 0 से सर 15 तक 0 होता से है, जो 15 ए तक। से जीरो से एफ। टोटल 16 होता है वही ना। ए तो ए 0, एस एस हाँ, ए से एफ भी होता है, 0 0 9 से ए लेके एफ, 9 हो गया, फिर A B C ए से D एफ। E F। एफ तक तो सर। 0 से 9 10, तो यही हो गया। और यस 11 12 13 14 15 16, हाँ 16 होते हैं टोटल, ठीक है ना। तो 9 2 8 हेक्सा, हेक्सा है मतलब हो गए टोटल 16। अब नंबर सिस्टम चलो ठीक है, ये तो अपनी जगह है ही है, इसमें कंफ्यूजन बहुत करता है जावा वाला, सब ऐसा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, देखिए ऐसे पूछेगा, कई बार इंटरव्यू राउंड में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलेगा इंट a इज इक्वल टू 010 सिस आउट। सर, ये ऑक्टल फॉर्म में करेंगे। हाँ देखो, पकड़ लिए, मतलब पहले पढ़े हुए हो। अब कोई बंदा होगा बोलेगा अरे यार नंबर के पहले 0 लगाओ तो कोई हर्ज थोड़ी है, सोचेगा 10 आएगा आउटपुट, बस 10 आएगा नहीं उसका। ये देखिए 8 आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टल कैसे लिखते हैं, बाइनरी कैसे लिखते हैं, हम सब आपको बता देते हैं। देखिए इसी प्रोग्राम में सब अभी क्लियर हो जाएगा 8 कैसे आया ये। पहले हम बात करते हैं डेसिमल से, जो आप जानते हैं, जैसे हमने लिख दिया 10। अब ये तरीका है डेसिमल को लिखने का। सो दिस इज डेसिमल। डेसिमल आपको लिखना है, सीधा नंबर लिख दीजिए, डेसिमल एज अ डेसिमल ट्रीट होगा इंटरनली। अगर आपको बाइनरी नंबर लिखना है तो आप लिखेंगे 0B, ये प्रीफिक्स यूज करेंगे, और फिर लिखेंगे 10 या 101010 व्हाटएवर यू वांट, लेकिन 10 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते आप, फिर ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइनरी में 2 ही होता है ना। तो अगर हम मान लो अगर 102 करेंगे तो बोलेगा अरे ये क्या भाई, एरर आ जाएगा। क्यों? बोलेगा देखो टू डिलीट दिस टोकन, 2 को डिलीट करने के लिए बोल रहा है। तो ये बाइनरी, तो 0B का कोई मतलब नहीं है, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर कितना हुआ? 10। अच्छा 10 हो गया, चलिए अच्छी बात है। देन अगर हम करें C इज इक्वल टू, ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट करने, हम 0 लगा देते हैं फिर 10। तो ये 10 नहीं है, O स्टैंड्स फॉर, अगर किसी भी नंबर के पहले 0 लगा है तो वो ऑक्टल होगा, किसी भी नंबर के पहले 0B लगा है तो वो बाइनरी होगा, और कुछ नहीं लगा है, सीधे नंबर शुरू हुआ है, वो डेसिमल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्टल। और अगर आपको हेक्साडेसिमल लिखना है तो क्या लिखते हैं भाई हम लोग? 0x सर, 0x ना, 0x सर लगा देते हैं। हाँ। यस सर। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल। अब प्रिंट करने में आपको बहुत निराले आउटपुट मिलेंगे। ए का तो ठीक आएगा, 10 आएगा, बाकी सब अलग अलग मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो भी आपको बता देते हैं, B C और D। देखिएगा पहला तो 10, दूसरा 2 8 16, ये क्या चक्कर चल रहा है?
समझते हैं बात को, जरा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स लेते हैं इसको, इसको 1 1 कर लेते हैं, इसको भी 1 1 एक एक 1 1 कर लेते हैं हर जगह हम। चलिए ठीक है, ये हमने लिया, देखिएगा अब ये कैसे आउटपुट आया समझिए बात को। ये आउटपुट आता है जब भी आप किसी डेसिमल को प्रिंट करोगे तो वही आउटपुट आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। मैटर इधर है आगे, जब भी एक आप बाइनरी को प्रिंट करते हो, बाइनरी विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स डेसिमल फॉर्म, देन इट विल बी प्रिंटेड एज आउटपुट। मतलब हो क्या रहा है कि बाइनरी आपका नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन आउटपुट मिल रहा है। तो बाइनरी को डेसिमल कन्वर्जन अगर आप सीख गए तो काम हो गया। तो बाइनरी नंबर कौन सा है यहाँ पे? 1 1 0 1 1 0। अब इसको आपको करना है डेसिमल में कन्वर्ट। तरीका क्या है? लेफ्ट से देखिए, इसको पकड़िए, पोजीशन पकड़िए, ये 0th पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है। ठीक है, आपको पोजीशन पहले समझना है। 0 1 एंड 2 पोजीशन है। तो हर नंबर के साथ, चूंकि बाइनरी को अगर आपको डेसिमल कन्वर्ट करना, तरीका क्या है कि हर नंबर के साथ पहले आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें। हर नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ठीक है। और 2 का भी कुछ पावर लगाना है, सब में 2 का पावर लगा देंगे। 2 का पावर, 2 का पावर एंड 2 का पावर, एंड देन इसकी पोजीशन दे देंगे। तो 0 का पोजीशन क्या था? 0, तो 2 का पावर 0। इसकी पोजीशन क्या? 1, तो 2 का पावर 1। इसकी पोजीशन कितनी थी? 2, तो 2 का पावर 2। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, एंड 4 इंटू 1 4। 2 का पावर 1 कितना? 2, एंड 2 इंटू 1 2, तो +2। और 0 से कुछ भी करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ऐसे ही तबाह हो जाएगा। तो कितना आ गया? 6 आ गया, आउटपुट 6 आया है। समझ में आया? बताएं भाई। यस सर। तो आपको करना क्या है? पहले सारे नंबर लिख दो, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन सब में पावर लगा दो। कितना? उसके पोजीशन का। लेफ्ट से पकड़ो, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन। सिंपल है। यही रूल ऑक्टल का है, बस 2 के जगह हम 8 कर देंगे। जैसे पहले नंबर लिख दो 1 1 एंड 0, अब मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्टल नंबर है, 8 का मल्टीप्लाई, कोई डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल है ये। 8 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो आप, 1 इंटू 8 यहाँ भी कर दो आप, और 1 इंटू 8 यहाँ भी कर दो आप। सॉरी 0 इंटू 8 ना, तीसरा नंबर 0 है, 1 1 0। अब खैर 0 का कुछ भी करो 0 आएगा। अब पावर की बात है, तो पावर में बस हमें पोजीशन लगानी होती है। तो ये पावर यहाँ भी, तो इसकी पोजीशन कितनी है? 0। ले भाई, इसकी पावर, इसकी पोजीशन कितनी है? 1, तो ये 1 कर दिया हमने। और इसकी पोजीशन कितनी है? 2, तो पावर ऑफ 2 कर दिया हमने, ख़त्म। अब कैलकुलेट करना तो आसान है भाई, सब कर लीजिए। 8 8 जा 64, तो 64 तो पहले ही हो गया ये, ठीक है। प्लस फिर 8 1 जा 8, सॉरी 8 की पावर 1 8 हो गया, और 8 1 जा 8, तो ये 8 हो गया। और 0 का कुछ से भी करोगे तो 0 ही आएगा। तो 64 और 8 72 हो गया। हाँ भाई साहब, ठीक है। देखिए 72 आउटपुट आया। अब हेक्साडेसिमल का आप निकाल लेंगे कि निकाला जाए? चलो इतना कर दिए तो वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? नंबर लिखिए 1, मल्टीप्लाई किससे कीजिए? पहले तो 1 1 लिख दीजिए, 1 1। तीसरा नंबर क्या है? 0, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल है। 16 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16, एंड इधर भी 16 एंड इधर भी 16। उसके बाद आप सबकी पावर 16 की पावर लगा देंगे। अभी 16 की पावर के लिए कोई कैलकुलेटर खोल लो यार, 16 की पावर ठीक है, ये हो गया। 16 की पावर 0, इधर तो कोई सीन ही नहीं होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई सब 0 हो जाएगा। 16 की पावर 1 एंड 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 कितना होगा? 256 256। अच्छा 256, और 16 1 का तो 16 हो जाएगा, एंड 16 1 जा 16, ठीक है। तो +16 और प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा लास्ट वाला।
तो ये हमारा बन गया, देखो सही आउटपुट है 272, 56, 56 और 10 यस सर सर 66, हाँ सही तो है 272। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो कई बार ऐसे पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये सब क्या है, ऑक्टल लिखने का तरीका। ये ज़्यादा पूछता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। ये तो चलो 0B समझ में आ रहा है यार, कुछ तो लफड़ा है इधर, समझोगे आप, इधर भी आप समझोगे 0x कुछ तो भी लफड़ा है, पर इसमें गलती हो जाती है। तो ये हमारा छोटा सा नंबर सिस्टम है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम भी टेस्ट लेने वाले हैं आप लोग का। तो ऊप सब हम लोग का शुरू होगा कल। तो आज कौन सा डे है, कल फ्राइडे हो जाएगा ना। इस सैटरडे को हम टेस्ट रखेंगे, तो इस सैटरडे को हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। जितना भी अभी तक पढ़े हैं, ऊप से पहले का जितना भी पढ़े हैं सब टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो MCQ राउंड हम बनाएंगे बढ़िया सा MCQ, और आप उसको अटेंड कीजिएगा, फिर देखिएगा कितने पानी में हैं आप लोग। चलिए।